नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अग्निवेश टिक्कू है। मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ, या जिसे आप रीढ़ की हड्डी का स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के ऊपर, जो कि हमारा बोन्स के लिए बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी विटामिन रहता है। हम लोग आजकल ये भी सुन रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए आपका विटामिन डी अच्छा होना चाहिए, पर विटामिन डी अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, आज हम ये सब बात करेंगे आपसे। जब भी हम इम्यूनिटी की या रोगों से लड़ने की शक्ति के बारे में बात करते हैं, विटामिन डी उसके अंदर ज़रूरी मेंशन होता है या उसका नाम आता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स जैसे बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी भी उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल या पानी में घुलने वाले विटामिन रहते हैं। उनके एक्सेस होने से कुछ प्रॉब्लम होने की आशंका बहुत कम रहती है, लेकिन विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल या चर्बी में घुलने वाला विटामिन रहता है और ये आपके शरीर में लंबे समय तक जमा रह सकता है। इसके लिए बिना सोचे समझे विटामिन डी लेने से नुकसान हो सकते हैं और यही सब बातें हम आज आपके साथ करेंगे। विटामिन डी हमें सनलाइट या धूप से मिलता है। इवन दो हम डॉक्टर लोग को ये मालूम भी नहीं था बहुत साल पहले इन 1920s कि विटामिन डी डिस्कवर होने से पहले भी हम लोग ये बोलते थे कि धूप में बैठने से बोन्स मजबूत होती है या बोन स्ट्रांग होती है। मगर हमें काफ़ी सालों के बाद ये जाके पता लगा कि विटामिन डी वो सब्सटेंस है जो धूप में बैठने से बनता है और वो हमारी बोन्स को स्ट्रांग करता है। विटामिन डी के दो फॉर्म्स या दो विभिन्न प्रकार के उसके सब्स्टिट्यूएंट्स या फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिनको हम विटामिन डी टू या विटामिन डी थ्री भी बोलते हैं। विटामिन डी टू हमें प्लांट से या पेड़ पौधों से मिलता है और विटामिन डी थ्री हमारे शरीर में धूप से या सनलाइट से बनता है। विटामिन डी टू या डी थ्री दोनों का काम हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन डी थ्री ज़्यादा एक्टिव या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म रहती है, विटामिन डी टू लेस एक्टिव या थोड़ी कमज़ोर फॉर्म रहती है, लेकिन दोनों का काम हमारे शरीर में ज़रूरी है। विटामिन डी टू और डी थ्री जो दोनों हैं, उनको हम प्रोविटामिन्स या विटामिन के पहले बनने वाला सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, क्योंकि विटामिन डी टू या डी थ्री को आगे शरीर में एक्टिवेट होना पड़ता है काम करने के लिए। तो इसके लिए उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है लिवर में, एक स्टेप में जिसमें वो लिवर में चेंज होता है और फिर बाद में जाके किडनी से वो चेंज होके एक्टिव बनता है। तो जिन लोगों को लिवर की या किडनी की प्रॉब्लम है, उनको ऑटोमेटिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आना लाजमी है या वो ज़रूरी ही उनको वो सिम्टम्स आएंगे। विटामिन डी थ्री हमारे शरीर में कैसे बनता है? हमारे शरीर में स्किन के नीचे चर्बी रहती है या फैट रहता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल रहता है। वैसे ही एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल जिसको हम 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसमें धूप की किरणें जिनमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, या बहुत स्पेसिफिक या बिल्कुल अगर मैं एग्जैक्ट बोलूँ तो अल्ट्रावायलेट बी सेक्शन की रेडिएशंस रहती हैं, जो उस कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करती हैं विटामिन डी में, जिसको हम लोग कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। और इस कन्वर्जन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है धूप का एक्सपोजर, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमारा विटामिन डी कैसा बनेगा। इसके अंदर हमारे स्किन का कलर, अगर जितना डार्क है उतना अल्ट्रावायलेट का पेनिट्रेशन या शरीर के अंदर जाना कम होगा। अगर हमारा एटमॉस्फेयर क्लाउडी रहता है, धूप कम रहती है, या हम ज़्यादा इंडोर रहते हैं, तो हमारे शरीर में विटामिन डी डेफिशिएंसी होना बहुत बहुत लाजमी हो जाएगा, क्योंकि धूप नहीं लग रही है तो विटामिन डी नहीं बन पाएगा। जब भी हम क्लिनिकल टेस्टिंग की बात करते हैं तो हम शरीर में टोटल विटामिन डी यानी विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री, इनका सम या इनका जो दोनों का वैल्यू है उसको लेकर बात करते हैं, और उसके बेसिस पे नॉर्मल वैल्यूज दी जाती हैं जो कि नैनोग्राम पर एमएल में दी जाती हैं। सो मोस्टली एक्सेप्टेड रेंज जो रहती है वो 30 से 100 नैनोग्राम पर एमएल के अंदर विटामिन डी आपका रहेगा,
तो वो नॉर्मल रहता है। अगर 20 से 30 है तो उसे इनसफिशिएंट बोलते हैं, और अगर वो 20 से कम है तो उसे डेफिशिएंट बोलते हैं। सो विटामिन डी की जरूरत की मात्रा कितनी है? हमें पहले बोला गया कि विटामिन डी जो है वो 200 से 400 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ हुआ, ये पता लगा कि सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है। विटामिन डी के लिए रीजनल वेरिएशंस या जगह जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका रिक्वायरमेंट कितना रहता है। बच्चों में जो कि बढ़ रहे हैं उनमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। छोटे बच्चों में 400 से लेके 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे तक, और बड़े बच्चों में 600 से लेके 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे तक ज़रूरत रह सकती है। जो एल्डरली पॉपुलेशन है या जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें 1000 से लेके 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे की रिक्वायरमेंट रह सकती है। जो विटामिन डी हम कैल्शियम की टेबलेट में सोच के लेते हैं वो बहुत कम मात्रा में रहता है। मोस्टली कैल्शियम के टेबलेट्स में विटामिन डी 100 या 200 या 250 इंटरनेशनल यूनिट्स की मात्रा में रहता है, और अगर आप ऑलरेडी या पहले से डेफिशिएंट हैं या आपके शरीर में उसकी मात्रा कम है तो वो उसे पूरा नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको विटामिन डी के स्पेसिफिक या अनिवार्य सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम देखें कि विटामिन डी में हमें खाने में किस किस से मिल सकता है। फिश या मछली एक अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स है। सैल्मन के अंदर बोलते हैं कि 500 से लेके 900 इंटरनेशनल यूनिट्स पर 100 ग्राम्स में रह सकता है, लेकिन सैल्मन हमारे एरिया स्पेशली मुंबई एरिया में बहुत कम मिलती है, सिर्फ एक ही वैरायटी है। दूसरी फिश जिसको मैकरेल बोलते हैं उसमें भी रहता है, या ट्यूना फिश उसके अंदर भी रहता है। कॉड लिवर ऑयल जिसके ऑयल के कैप्सूल्स भी हमें मिलते हैं जो कि विटामिन ए में भी रिच होता है या उसमें भी अच्छा रहता है, उसमें करीबन 450 के करीब विटामिन डी की मात्रा रहती है पर टीस्पून, यानी 5 ml के करीब। एग योक, अंडे का जो येलो वाला पोर्शन होता है, उसके अंदर करीबन 37 इंटरनेशनल यूनिट्स या 37 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी रहता है। कुछ मशरूम्स को अगर इरेडिएट किया जाए या उनको रेडिएशन दी जाए, उससे उनके अंदर विटामिन डी बनना शुरू होता है, और प्रॉपरली इरेडिएटेड मशरूम्स में करीबन 400-500 या इवन 1000 के ऊपर भी विटामिन डी पर ग्राम 100 ग्राम में बन सकता है। ये मोस्टली जो रहते हैं ये सब नॉन वेजिटेरियन फूड्स रहते हैं। वेजिटेरियन फूड्स में जो बहुत कम सोर्सेज रहते हैं, और मशरूम्स जैसे मैंने बोला वो सबसे ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, मगर नॉर्मल मशरूम नहीं, उनको स्पेसिफिकली इरेडिएट किया जाता है तो ही वो विटामिन डी बना पाते हैं। हमारी कुकिंग हैबिट से विटामिन डी पे इफेक्ट पड़ता है क्या? अगर हम खाने को ज़्यादा आंच पे या बहुत ज़्यादा डीप फ्राई बहुत समय तक करें तो उससे विटामिन डी का लॉस हो सकता है। विटामिन D3 इतना हीट स्टेबल नहीं रहता, D2 थोड़ा हीट स्टेबल रहता है, लेकिन फिर भी अगर जैसे इंडियन कुकिंग रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग या बहुत ज़्यादा हाई आंच पे खाना बनाना, उसके अंदर विटामिन डी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमारे इसके अंदर से विटामिन डी, खाने के अंदर से विटामिन डी चला जाएगा। सनफ्लावर ऑयल के लिए एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने देखा था कि क्या सनफ्लावर ऑयल को अगर हम ओवन में करें या डीप फ्राई करें उससे विटामिन डी चला जाता है क्या। इसमें देखा गया था कि सनफ्लावर ऑयल में अगर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया जाए तो वो स्टेबलाइजर का काम करता है और उससे विटामिन डी का लॉस बढ़ जाता है, कम हो जाता है, विटामिन डी रिटेन रहता है। मशरूम्स को अगर हम बॉईल करें तो उस बॉइलिंग से भी विटामिन डी लॉस होता है, और डीप फ्राइंग यानी डीप आंच पे उसको अगर हम तेज आंच पे उसको बनाएं तो भी उससे विटामिन डी लॉस हो जाता है। अब बात करते हैं सनलाइट की या सूर्य की किरणों की जिनसे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। अब आप ये सवाल पूछना चाहेंगे कि विटामिन डी के लिए हम कब धूप लें, कितनी लें, कब लेनी चाहिए। तो उसके लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले कि हम किस एरिया में रह रहे हैं और हमारा इक्वेटर से या अर्थ का जो बेसलाइन रहता है सेंटर, उससे हम कितना नॉर्थ या कितना साउथ की तरफ रह रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे या एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो जो लोग 37 डिग्री नॉर्थ के ऊपर रहते हैं, सर्दियों में उनका
जो सूर्य की किरणें होती हैं वो इतनी तिरछाई से पड़ती हैं, इतनी टेढ़ी पड़ती हैं कि अल्ट्रावायलेट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता जमीन तक। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप उसके ऊपर रह रहे हैं, 37 डिग्रीज नॉर्थ के ऊपर रह रहे हैं और आप सर्दियों में धूप ले रहे हैं, तो आपके शरीर में विटामिन डी नहीं बन सकेगा, क्योंकि वो सनलाइट उस काम की नहीं रहती जहां तक वो आपके शरीर में विटामिन डी बना सके। इंडिया में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हम लोग ज़्यादा इंडोर रहना पसंद करते हैं बिकॉज हमारा टेम्परेचर गर्म है और आज का लाइफस्टाइल ऐसा है कि सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम हो गया है। अब अगर हम सनलाइट लेना चाहें तो वो सनलाइट किस समय लेनी चाहिए? सनलाइट उस समय लेनी चाहिए जब आपकी परछाई आपके शरीर से लंबी ना हो। अगर आपकी परछाई आपके शरीर से लंबी है तो सूर्य कमजोर है, वो आपके बॉडी में सनलाइट नहीं बना पाएगा। कितने समय तक लेनी चाहिए? तो 10 से 15 मिनट काफी है। अगर आपके बाजू, गर्दन, पीठ, पेट और टांगों के ऊपर 10 से 15 मिनट सनलाइट लग सके, उस समय जब आपकी परछाई लंबी नहीं है तो विटामिन डी अच्छे से बन सकेगा। लेकिन 10 से 15 मिनट से ज्यादा अगर आप धूप में बैठेंगे तो टैनिंग यानी शरीर काला होने का चांस ज्यादा हो जाता है, सनबर्न होने का चांस ज्यादा हो जाता है और उससे आपका एक ऐसा साइकिल शुरू हो जाएगा कि आपके शरीर में सूरज की किरणें पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, स्किन और डार्क होती जाएगी और विटामिन डी बनना और कम हो जाएगा। सो 10 से 15 मिनट बहुत काफी रहते हैं इसके लिए। आपका सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सन कैसा है? अगर आप, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो 5 मिनट में जिनके शरीर में रिएक्शंस, दाने या सनबर्न होना शुरू हो जाता है और कुछ लोगों को ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या आप ये लेवल ऑफ सनलाइट या इस लेवल का एक्सपोजर टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो ये सब नेचुरल सोर्सेज हैं विटामिन डी के। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स और कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जिन्हें आप प्रॉपर मेडिकल एडवाइस के बिना शुरू मत कीजिए, क्योंकि विटामिन डी टॉक्सिसिटी या विटामिन डी शरीर में ज्यादा होने के नुकसान बहुत बहुत ज्यादा है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो हमेशा विटामिन डी का टेस्ट करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और वो आपको सही डोज का विटामिन डी बता सकेंगे। और विटामिन डी जब एक बार आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद उसकी वैल्यू चेक करना कि वो विटामिन डी नॉर्मल हुआ शरीर में या नहीं हुआ, वो भी जरूरी रहता है। और फिर अगर वो नॉर्मल हो चुका है तो फिर मेंटेनेंस डोज पे चालू करना बहुत जरूरी रहता है, नहीं तो विटामिन डी वापस कम होता रहेगा। काफी लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि विटामिन डी कम आता है, सप्लीमेंट लेते हैं, नॉर्मल हो जाता है, फिर आगे मेंटेनेंस नहीं रहती या आगे का ट्रीटमेंट नहीं होता, तो फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद टेस्ट करते हैं तो वापस लो हो जाता है। तो इसके लिए मेंटेनेंस डोज बहुत जरूरी रहती है। इसी के साथ मैं आज का ये इंफॉर्मेशन टॉपिक विटामिन डी का यहीं पर क्लोज करता हूं। अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे तो जरूर नीचे बॉक्स में पोस्ट कीजिए, हम उनका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।